प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। यह मान लीजिए एक फलन है f जो कि 1, 3, 4 से 1, 2, 5 पर परिभाषित है तथा एक दूसरा फलन है g जो 1, 2, 5 से 1, 3 में परिभाषित है और इस प्रकार परिभाषित है कि यदि f1 रखते हैं x की जगह तो उसका मान 2 आता है, x की जगह 3 रखते हैं तो उसका मान 5 आता है और x की जगह 4 रखते हैं तो उसका मान 1 आता है। इसी प्रकार g में x की जगह 1 रखते हैं तो 3 आता है, x की जगह 2 रखते हैं तो 3 आता है और x की जगह 5 रखते हैं तो 1 आता है, द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार से हमें एक फलन दिया गया है तो हमें g(f) का मान निकालना है। चलिए g(f) का मान हम कैसे निकालें तो देखें क्या दिया गया है हमें। चूँकि फलन एक फलन है हमारा f सच दैट 1, 3, 4 से 1, 2, 5 में परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है कि ये हमारे पास क्या 1, 2, 3, 5 और 4, 1 तथा एक अन्य फलन g मीन्स दूसरा फलन तथा फलन g जो कि 1, 3, 5 एक समुच्चय है 1, 3, 5 से दूसरे समुच्चय 1, 3 में इस प्रकार परिभाषित है कि g बराबर है 1, 3, 2, 3 और 5, 1। ये हमें परिभाषित है तो इसका मतलब ये हो गया, अतः f1 बराबर 2 हो जाएगा, f3 बराबर 5 हो जाएगा व f4 बराबर 1 हो जाएगा तथा g1 का मान 3 हो जाएगा, g2 का भी मान 3 हो जाएगा, ये दिया गया हमें, व g5 इसका मान हमारा हो जाएगा 1। तो हमें निकालना है GOF 1 निकालें तो GOF 1 बराबर हो जाएगा g, इसको लिख सकते हैं हम f1। इसका मतलब है कि f1 का मान है हमारे पास, f1 की जगह हम रखेंगे 2, तो इसीलिए GOF1 बराबर g2 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो GOF1 हो जाएगा हमारा 3। इसी प्रकार हम निकालें GOF3 निकालना है तो जाएगा g और ये हो गया f3 और f3 की वैल्यू है हमारे पास 5, तो g5 की वैल्यू हमें दी है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो GOF3 का मान जो हो जाएगा हमारे पास 1 तथा अब f का मान हमारे पास कितना दिया था 3, अब बचा 4 पर, तथा GOF4, तो GOF4 निकालना है तो जाएगा g और ये हो जाएगा f4, तो ये जाएगा g। f4 की वैल्यू हमारे पास दी है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं और g1 की वैल्यू हमें दी है 3, तो ये जाएगा हमारे पास GOF का मान हो जाएगा हमारे पास 4, तो इसीलिए GOF का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, जब हमने इसका मान 3 रखा तो GOF
चलिए, जब हमने इसका मान 1 रखा तो इसका मान हमारा आया 3। जब हमने इसका मान 3 रखा तो इसका मान आया 1। जब हमने इसका मान 4 रखा तो इसका मान आया 3। तो ये आ गया हमारा ZOF और यही हमें निकालना था। प्रश्नावली 1.3 का चौथा प्रश्न देखिए, यदि fx बराबर है 4x धन 3 बटे 6x ऋण 4, जहाँ x का मान 2/3 हमें नहीं लेना है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x का मान यदि 2/3 ना हो के लिए FOF अर्थात f का संयोजन f से किया जाए तो ये x के बराबर है, तथा हमें f का प्रतिलोम ज्ञात करना है। f का प्रतिलोम क्या है? चलिए इसको सिद्ध करें। तो हमें जो फलन है f, चूँकि fx बराबर दिया हमें 4x धन 3 बटे 6x ऋण 4 और x बराबर नहीं है 2/3 के, तो हमें FOX निकालना है। FOFX ये बराबर हो जाएगा, ये होता है f और fx। आगे इसको सॉल्व करें तो इसका मतलब है कि fx में x की जगह fx रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो 4 fx में x की जगह तो इनटू ये हो जाएगा fx प्लस 3/6 इंटू x की जगह रख दिया हमने fx माइनस 4। आगे इसको सॉल्व करें तो fx की वैल्यू रखें तो जाएगा 4 गुणित fx की वैल्यू है हमारे पास 4x धन 3 बटे 6x ऋण 4 धन 3 ये बटे 6 गुणित fx का मान है हमारे पास 4x धन 3 बटे 6x ऋण 4 धन 3। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए अंश का एलसीएम निकालें, तो जो अंश का एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 6x ऋण 4। 6x ऋण 4 का भाग 6x ऋण 4 में एक बार जाएगा और एक के यहाँ गुणा करेंगे तो जाएगा 4 गुणित 4x धन 3 धन 1 का भाग जाएगा 6x ऋण 4 में आपका 6x ऋण 4 बार और इसका 3 से गुणा हो जाएगा 6x ऋण 4। यह जाएगा हमारा मैन बटे, और आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो हर का एलसीएम आ जाएगा आपका 6x ऋण 4। इसका भाग जाएगा हमारा एक बार और 1 का 6 से गुणा करेंगे 6 गुणित ये हो जाएगा 4x धन 3 धन 3, सॉरी यहाँ पर ऋण 4 है तो ये जाएगा ऋण 4, तो ये भी हो जाएगा ऋण 4 गुणित 6x ऋण 4, 6x ऋण 4। आगे इसको सॉल्व करें तो 6x ऋण 4 से 6x ऋण 4 कट जाएगा। अब 4 का अंश में गुणा हो जाएगा तो 4 चौके 16x धन 4 तिया 12 धन 6 तीरी हो जाएगा 18x धन और ऋण का गुणा ऋण 4 तिया हो जाएगा ये 12 बटे हर में करना तो ये जाएगा 6 चौके 24 धन और धन का गुणा धन 6 का गुणा 3 से होगा 24x धन और धन का गुणा धन 6 तीरी हो जाएगा हमारा 18 ऋण 6 चौके 24x ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन 4 चौके हो जाएगा हमारा 16। आगे इसको सॉल्व करें तो 12 धन में है 12 ऋण में कट जाएगा और ये हो जाएगा 16 और 18, तो ये बच जाएगा हमारे पास 34x बटे 24 ऋण में 24 धन में कट जाएगा 18 और 16 हो जाएगा 34, 34 से कम 34, 34 से कम 34 बच जाएगा हमारे पास x। इसका मतलब है कि हमारा FOFX का मान आ गया x। यही हमें सिद्ध करना था, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू है हमारा 2/3। और यदि FOF का मान x आता है तो इसका मतलब है कि फलन f स्वयं का प्रतिलोम है, इसीलिए फलन f का प्रतिलोम फलन f का प्रतिलोम जिसको हम कहेंगे f इनवर्स, ये स्वयं f होगा और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्नावली 1.3 का 5वें प्रश्न का पहला देखिए, कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। हमें बताना है कि नीचे जो फलन दिए गए हैं उनके प्रतिलोम हैं या नहीं।
तो देखिए, दिए गए फलनों के प्रतिलोम तब विद्यमान होंगे जब वह फलन एकैकी और आच्छादक हो। तो सबसे पहले हमें इस फलन का प्रतिलोम निकालना है, तो इसको हमें एकैकी और आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, चूँकि दिया गया फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि जो f है वह 1 2 3 4 से है 1 और 10 पर, जहाँ f बराबर है 1 10 2 10 3 10 और 4 10 ये है। अर्थात यह यहाँ f1 बराबर है f1 का मान 10 है, f2 का मान भी 10 है, f3 का मान भी 10 है और f4 का मान भी 10 है। तो f1 बराबर है f2 बराबर है f3 बराबर है काहे कि f4 की, ये बराबर आया हमारा 10। परंतु ये जो संख्याएं हैं 1 बराबर नहीं है, 2 बराबर नहीं है, 3 बराबर नहीं है काहे कि 4 की, तो इसीलिए f एकैकी फलन नहीं है, f एकैकी फलन नहीं है। जब f एकैकी फलन नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका प्रतिलोम भी नहीं है, अतः f का प्रतिलोम संभव नहीं है, f का प्रतिलोम संभव नहीं है। और यही हमसे पूछा गया था कि इसका प्रतिलोम है या नहीं। प्रश्न नंबर 5 का दूसरा प्रश्न, हमें एक अन्य फलन g दिया है जो 5 6 7 8 से 1 2 3 4 में परिभाषित है और इस प्रकार परिभाषित है कि g बराबर है 5 4 अर्थात 5 रखने पे 4 आता है, 6 रखने पे 3 आता है, 7 रखने पे 4 आता है और 8 रखने पर 2 आता है। तब हमें बताना है कि इस g का प्रतिलोम है या नहीं। चूँकि दिया गया फलन g जो कि 5 6 7 8 से 1 2 3 4 पर इस प्रकार परिभाषित है कि g बराबर है हमारा 5 4, यानी 5 रखने पर 4 आता है, फिर 6 3 7 4 और 8 और 2 इस प्रकार से परिभाषित है। तो ये एकैकी है नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो एकैकी होने के लिए a के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण b के एक अवयव से होना चाहिए, यानी a का एक अवयव b के केवल एक और एक अवयव से प्रतिचित्रित होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि G5 भी 4 पर प्रतिचित्रित है और G7 भी 4 पर प्रतिचित्रित है, तो अतः यह एकैकी नहीं है। चूँकि G5 और G7 ये दोनों ही 4 पर प्रतिचित्रित हैं, परंतु 5 और जो 7 है वो अलग अलग संख्याएं हैं, तो दोनों एक ही जगह प्रतिचित्रित हो रहे हैं, अतः यह एकैकी नहीं है। तो अतः G एकैकी फलन नहीं है। जब ये एकैकी नहीं है तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब भी या प्रतिलोम भी नहीं है, इसीलिए G का प्रतिलोम संभव
नहीं है। जी का प्रतिलोम संभव नहीं है, और यही हमें बताना था कि इसका प्रतिलोम संभव है या नहीं। पांचवें प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है, एक फलन h दिया गया है 2 3 4 5, यानी ये ए समुच्चय हो गया 7 9 11 13, यानी b, यानी ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि h जब 2 रखते हैं तो 7 आता है, x की जगह 3 रखते हैं तो 9 आता है, x की जगह 4 रखते हैं तो 11 आता है, और x की जगह 5 रखते हैं तो 13 आता है। तो इस प्रकार परिभाषित है। अब हमें बताना है कि इसका प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं। यदि है तो उसका इन्वर्स भी निकालना है। तो चूंकि फलन h जो कि 2 3 4 5 से 7 9 11 13 में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि h 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 11 आ जाएगा, और 5 रखेंगे तो 13 आ जाएगा। तो देखें हम यहाँ पर h2 ये 7 है, h3 ये 9 है, h4 ये 11 है, और h5 ये हमारा 13 है। देखिए जब 2 रखते हैं तो 7 आता है, 3 रखते तो 9 आता है, 4 रखते तो 11 आता, 5 रखते तो 13 आता। अर्थात समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय B के अलग अलग अवयवों से है। इसका मतलब है कि f एकैकी है। अब या h जो फलन h है वह एकैकी है, दिया गया फलन h है। अब इसके बाद देखें कि आच्छादक है या नहीं। तो 2 7 से मिल रहा, तो 7 का प्रतिबिंब 2 पर रहेगा, 9 का प्रतिबिंब 3 पर रहेगा, 11 का प्रतिबिंब 4 पर रहेगा, और 13 का प्रतिबिंब 5 पर रहेगा। इसका मतलब है कि समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय A की किसी न किसी अवयव से है, अतः यह आच्छादक भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि फलन h एकैकी तथा आच्छादक है, फलन h एकैकी तथा आच्छादक है, इसीलिए h का प्रतिलोम विद्यमान है। जब इसका प्रतिलोम विद्यमान है तो इसका प्रतिलोम लिख दें। तो इसीलिए h इनवर्स 7 का माना जाएगा 2, h इनवर्स 9 का माना जाएगा 3, h इनवर्स 11 का माना जाएगा 4, व h इनवर्स 13 का मान हमारे पास आ जाएगा 5 यहाँ से। और यही हमें बताना था।